हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अशोक के जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो शायद हम अभी कवर नहीं करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे। आज मुख्य रूप से उन कार्यों की चर्चा करेंगे। बेसिकली ये जो सीरीज मैं जो है शुरू किया हूँ, ये शुरू की है मैंने उन लोगों के लिए जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है। मैं अपने दिमाग के अंदर ये बिठा के चला हूँ कि वो लोग जो इन लोगों के, इन राजाओं के बारे में, या फिर जो लोग पीजीटी की तैयारी करें, जो टीजीटी की तैयारी करें, या फिर जो है हिस्ट्री सेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस चीज़ का बेसिक जो है वो इल्म है, बेसिक उनको जानकारी है कि कौन सा राजा, कौन सा राजवंश फेमस है, उनके बारे में वो थोड़ा बहुत पढ़ करके आए होंगे। जो लोग जो हैं वो छोटे एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए भी हम लोग जो है वो प्रॉपर पूरा हिस्ट्री का कोर्स लाऊंगा ताकि उनको दिक्कत ना हो, और पूरी जो है एनिमेशन मेथड से मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो है फिलहाल उन लोगों के लिए है जिन लोगों का अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है, वो भी पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी जो हिस्ट्री है, सेट है, और जो इस तरीके के जो बड़े एग्ज़ाम हैं, जिन लोगों ने बेसिक पढ़ाई कर रखी है, ये मात्र रिवीजन मात्र जो है उनके लिए रहेगा। शुरू करते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है, फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे या फिर जो है आपको थोड़ी बहुत भी मदद हो तो आप जो है वो मेरे चैनल को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बृहद शिलालेख की अगर मैं बात करूं, देखो शिलालेख क्या थे एक्चुअली में, हुआ क्या कि जो अशोक के समय के अंदर हमें क्या देखने को मिला। अशोक के समय के अंदर हमें शिलालेख देखने को मिले हैं। शिलालेख होते थे कि शिलाओं पे लिखा गया लेख कोई, ठीक है, वहाँ पे जो राजा के, उस समय पेपर ऊपर तो होता नहीं था, ना मेल का माध्यम थे, ना मैसेज का माध्यम था, ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक होता था। ठीक है, उस समय क्या होते थे, उस समय जो है वो बड़े बड़े शिलालेखों, शिला पे लेख जो है वो लिखा जाता था, और उनके जो है राजाज्ञा वगैरह जो थी उनके उनके ऊपर वो उकेरी जाती थी, और उसके अनुसार जो है वो आगे की कार्यवाही उनकी चलती थी। ठीक है, अशोक के साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूँ तो अशोक का जो साम्राज्य जो है वो यहाँ तक जो है उस समय फैला हुआ था, और इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर अगर आपको शासन करना है तो आपको जो है हर समय आप हर जगह जो है वो तो नहीं शामिल हो सकते हैं। इसीलिए जो है वो हमें मॉडर्न डायनेस्टी के अंदर लगभग ये वही रहा है जब अशोक ने जो है वो क्या किया था, अपना शासन संभाला था। ठीक है, और आप जो हैं वो अशोक के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो अशोक ने क्या किया था, अशोक ने जो है वो अभिलेख चलाए थे, और अभिलेखों के अंदर मुख्य उनके जो शिलालेख होते थे, स्तंभ लेख होते थे, और गुफा लेख होते थे। गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे जाते थे वो गुफा लेख होते थे। ठीक है, शिलालेख दो प्रकार के होते थे, एक बृहद शिलालेख, बड़े शिलालेख होते थे, और एक जो है लघु शिलालेख होते थे। स्तंभ लेख भी इसी तरीके से, स्तंभ लेख छोटे भी होते थे और बड़े भी होते थे। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है, देखो जो शिला लेख है ना वो एक पर्टिकुलर शिला के ऊपर लिखे गए हैं। एक शिला को स्तंभ का रूप दे करके, खंबे नुमा बना करके, उसके ऊपर जो स्तंभ, उसके ऊपर जो लिखे गए हैं उनको बोलते हैं स्तंभ लेख। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप फिरोजशाह कोटला मैदान को जानते होंगे, दिल्ली के अंदर है, अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से हम उसको जानते हैं। तो देखो वहां पर जो है, जो फिरोजशाह तुगलक ने जो है वो क्या लाया था, एक जो है स्तंभ लेख ले आए थे वो, और वहां पे लगाए थे अशोक के। ठीक है, दो लोगों ने जो है लाने ले जाने का कार्य किया है, एक मुगल है और दूसरे तुगलक हैं। उन लोगों ने अशोक कालीन जो है स्तंभ लेखों को जो है वो इधर उधर किया है। वो कौन कौन से थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग वापिस आते हैं, आपको लग गया पता, इकाशम शिला के ऊपर इस तरीके का जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग शिलालेख। ठीक है, अब जो स्तंभ लेख, ठीक है, और शिलालेख माने बड़ी चट्टान के ऊपर जो है वो जो लिखा गया वो हो गया आपके शिलालेख। ठीक है, नाउ वापिस आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि देखो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अशोक के प्रमुख शिलालेखों का अध्ययन कर रहे हैं आज, और उन्होंने क्या क्या लिखा। उससे पहले हम लोगों को क्या अध्ययन करना होगा कि उस समय के जो अभिलेख थे उसके बारे में हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे वो भी आपको जो है वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, शिलालेख, लिपि, खोज और स्थिति का है, अशोक के शिलालेखों की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, शिलालेख, ठीक है,
कौन सी लिपि में लिखा गया, ओके, खोज कहाँ पर हुई, स्थिति क्या है। अब मैं आपको ये मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा। शहबाजगढ़ी एक जगह है, उसमें वो जो शिलालेख मिला वो खरोष्टी लिपि के अंदर मिला है और 1836 के अंदर उसकी खोज हुई पेशावर के अंदर, ठीक है, स्थिति पेशावर है। मानसेहरा जो है वो खरोष्टी लिपि में ही लिखा गया, 1899 के अंदर ये खोज हुई। हजारा के अंदर जो है वो इसकी वास्तविक स्थिति हमें देखने को मिलती है। गिरनार के अंदर जो एक हमें शिलालेख देखने को मिला ब्राह्मी लिपि के अंदर है, 1822 के अंदर इसकी खोज हुई थी। काठियावाड़ के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, राजस्थान काठियावाड़ी है ना। अब आपको एरगुडी का जो है वो एरगुडी का जो है अभिलेख देखने को मिलता है, ब्राह्मी लिपि के अंदर इसकी रचना हुई थी, 1916 के अंदर इसको ढूंढा गया, करनूल के अंदर ये है। और कालसी के अंदर जो है वो एक और अभिलेख मिला हमें, ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा हुआ मिला, और 1837 के अंदर ये हमें मिलता है देखने को, और देहरादून में ये पाया गया। कालसी कहाँ, देहरादून मतलब उत्तराखंड के अंदर। जौगढ़ जो है, जौगढ़ अभिलेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में मिला, गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमें देखने को मिलता 1850 के अंदर, ठीक है। सुपारा ब्राह्मी लिपि के अंदर देखने को मिला, 1882 के अंदर देखने को मिलता है थाना क्षेत्र के अंदर। धौली जो है ये आपका पुरी के अंदर देखने को मिलता है, ये है आपका उधर ईस्ट इंडिया, मतलब कहाँ का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है। ये तो मैंने आपको लिपि बता दी और इनकी प्रमुख चीज़ें बता दी, ठीक है। गिरनार काल से मेरठ के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। छोटे छोटे प्रश्न जो है कौशंबी का जो स्तंभ अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, और गोअलेख धार्मिक सहिष्णुता का प्रचालक। ये सारी चीज़ें जो है तक्षशिला और लगमान के जो अभिलेख है ना वो अरमाइक लिपि में भी मिले हैं। तो ये हमारी चीज़ें जो है हमें और स्पष्ट होंगी आगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वापिस आते हैं शुरुआत के ऊपर। बृहद शिलालेखक की बात कर रहा हूँ, 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक में 14 आदेश हैं, ठीक है। और धौली जौगढ़ में 11, 12, 13 नहीं, और जो है कलिंगवासी मेरे पुत्र पुत्री है, ये उन्होंने जो है वो क्या बोला है, मतलब धौली में बोला गया है, ठीक है। और शिलालेख जो है वो सीमावर्ती स्थानों पर हमें जो है वो प्राप्त हुए हैं। सीमावर्ती जैसे ये लास्ट यहाँ से उनका साम्राज्य आगे नहीं था, ये भी सीमावर्ती क्षेत्र है। ये भी आपने अगर देखा तो सीमावर्ती क्षेत्र मतलब बाहर का क्षेत्र जो है बिल्कुल सीमा के समीप जो है वो ये हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि कोई भी अरे पर से आएगा तो वो इन क्षेत्रों से अंदर नहीं आएगा, और या फिर उसको टेरिटरी पता चल जाएगी, वो वहाँ से इन चीज़ों के बारे में उसको जानकारी मिल जाएगी। शहबाजगढ़ी, पेशावर और मानसेरा का जो हमें अभिलेख यहाँ मिलता है, ये पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर सुपारा में हमें देखने को मिलता है, और गिरनार के अंदर अभिलेख देखने को मिलता है। कालसी उत्तराखंड के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। धौली और जौगढ़ जो है ये आपके कहाँ पे है ये स्थान, ये आपके उड़ीसा के अंदर है। और येरीगुडी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये स्थान आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, किस चीज़ के लिए, बृहद शिलालेखों के लिए। 8 स्थानों पर मिले हैं हमें ये, और कहाँ कहाँ मिले हैं ये 8 मिले हैं, और इनमें आदेश कितने, वो 14 हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बात। अब आप जो है शहबाजगढ़ी, मानसेरा मैंने आपको बता दिए। फिर कंधार के अंदर हमें देखने में, कालसी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ में देखने को मिलता है, और रुमंदई अभिलेख हमें देखने को मिलता है। रामपुरवा का अभिलेख हमें देखने को मिलता है। लौरिया अरराज का लेख देखने को मिलता है। फिर बारावर केव्स देखने को मिलती है। इलाहाबाद का लेख देखने को मिलता है। ये बिहार के अंदर आपको मैंने पूरा जो है वो ये जो है वो एडिक्ट ऑफ अशोकास दिया है पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कालसी बताया मैंने आपको। फिर दिल्ली का जो मेरठ से उठाया हुआ है, और दिल्ली टोपरा के अंदर जो ये मैंने बताया कहाँ रखा गया है, ये रखा गया फिरोजा कोटला मैदान के अंदर, ठीक है। अब आप जो है वापिस नीचे आइए तो ये सांची में भी आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। और फिर जो है वो, अब मैं बृहद की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं मिक्सअप कर रहा हूँ आपके साथ जो है। और मिक्स करने के लिए मैंने आपको, देखो ये मेजर है और ये माइनर है, पिलर एडिक्ट है। पिलर एडिक्ट के अलग दिया हुआ सिंबल, और मेजर रॉक एडिक्ट का अलग है, ठीक है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, इंश्योर करो इस चीज़ को। देखो मेजर एडिक्ट की मैं बात करूं, मानसेरा, शहबाजगढ़ी और कंधार में ये
मेजर है, कालसी के अंदर मेजर है। फिर आपको धौली और जौगढ़ के अंदर मेजर एडिक्ट देखने को मिलता है। गिरनार के अंदर मेजर एडिक्ट है। सोपारा के अंदर मेजर है। सनानती के अंदर मेजर एडिक्ट है। और यारागुडी के अंदर जो है वो मेजर एडिक्टेड है। फिर यहीं से शुरू करते हैं हम वापस किस चीज़ का, जो आपके जो पिलर एडिक्ट हैं, जैसे कि अमरावती में जो है वो हमें पिलर एडिक्ट मिला है। उसके अलावा हमें लोगों सांची में पिलर एडिक्ट मिला है। उसके अलावा सारनाथ के अंदर हमें पिलर एडिक्ट मिला है। इलाहाबाद के अंदर हमें पिलर एडिक्ट मिला है। बारावर केव्स जो है ये अलग कंसेप्ट है और यहाँ पे अजीबक संप्रदाय के लिए बनाई गई केव्स है ना। और इसके अलावा ये बारावर केव्स की बात करता है। लौरिया अरराज के अंदर हमें पिलर एडिक्ट देखने को मिलता है। फिर लघु जो शिलालेख देखने को मिलते हैं। और रामपुरवा के अंदर और रुम्मनदेही के अंदर हमें, ये नेपाल की बाउंड्री के आसपास है, यहाँ हमें ये जो चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आपको जो है वो क्या देखना है, तो ये सारी जो है लोकेशन आपके जो है वो उस पर होनी चाहिए। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इनका और विस्तार जानते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें जो है मेजर करवाई है। अब आपको आगे इनके बारे में जो है वो क्या करना है। प्राप्ति स्थल है हमारे पास टोटल 8 और संख्या है लेखों की 14। ठीक है, बृहद शिलालेख, ठीक है, 14 विभिन्न राजाज्ञाएं, राजादेश जो है वो हमें शासनादेश जो है मिलते हैं देखने को। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहला शिलालेख जो है वो पशुवध निषेध की हमें जानकारी देता है। दूसरा जो है वो विदेशों में धर्म प्रचार के लिए जो है वो मनुष्य एवं चिकित्सा सेवा, विदेशों में धर्म प्रचार के लिए लोगों को भेजना है और मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा से संबंधित जो है वो हमें ये जानकारी मिलती है दूसरे शिलालेख। तीसरे से हमें क्या बोलता है कि युक्तक और जो रज्जुक अधिकारी थे वो उनकी नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वो अपने राज्य का भ्रमण करते थे। ठीक है, ये हमें तीसरा अभिलेख बताता है। चौथा अभिलेख क्या बताता है, धम्म घोष पर भेरी घोष का प्रतिपादन किया। देखो धम्म घोष जो है, देखो कलिंग का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद अशोक ने जो है भेरी घोष के स्थान पर जो है वो धम्म घोष की नीति को जो है अपनाया। तो ये हमें चौथे उसमें जो है वो बताया गया। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति, जो धम्म प्रचार के लिए जाते थे उनकी नियुक्ति। छठे में क्या बोला कि जन मामलों को निपटने के लिए जो है वो प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख। सातवां अभिलेख बोल रहा है हमें शिलालेख कि अशोक सभी धर्मों मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। ये जो है वो सेक्युलर नीति जो उसने अपनाई उसका है। आठवां शिलालेख हमें बोलता है कि बौद्ध गया की यात्रा का उल्लेख मिलता है और बिहार यात्रा के स्थान पर जो है धम्म यात्रा का प्रतिपादन करता है। नौवां अभिलेख हमें सच्चे विद्वान शिष्टाचार का वर्णन जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो अशोक के और अभिलेख थे ना, उनके बारे में जानते हैं कि अभी तक जो है उनके हमें 47 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इतिहासकार डी.आर. भंडारकर जो है, डी.आर. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। सर्वप्रथम 1750 में टिफिन टेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था, जबकि सर्वप्रथम 1837 के अंदर जो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हालांकि जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख में उल्लेखित देवानाम प्रियदर्शी की जो रचना जो है पहचान जो है वो श्रीलंका के शासक से की थी, किंतु सर्वप्रथम 1935-15 के अंदर जो है विलियम जोन्स ने मास्की अभिलेख में अशोक नाम प्राप्त होने से इन अभिलेखों को मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक अशोक से संबंधित बताया था। ठीक है, ओके। अब अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, इसे बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 भागों में विभाजित किया, मैं बता चुका हूँ ऊपर। स्तंभ लेख भी मैंने आपको बता दिया, और गृही जो है वो आलेख या गुफाओं में उत्कीर्ण लेख होते थे। धातु लेख या ताम्र पट्टिका कॉपर शीट पर उत्कीर्णित होते थे। इन सभी अभिलेखों का भाषा प्राकृतिक है, जबकि लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कौन कौन सी लिपि के अंदर लिखे गए थे। ठीक है, लघु शिलालेख एवं दीर्घ एवं लघु स्तंभ लेख व लेखों की लिपियां केवल ब्राह्मी है। ठीक है, आपको इनकी
भी जानकारी हो। भारत के बाहर पाए गए कुछ बृहद शिलालेखों की लिपियां भी खरोष्टी, अरामाइक एवं यूनानी है। ओके, बाहर के जो अभिलेख पाए गए हैं भारत के बाहर, जैसे शहबाजगढ़ी का पाकिस्तान के अंदर, मानसेरा में पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और जो है प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला पाकिस्तान में एवं लघमान पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरामाइक लिपि में, और कंधार पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए वो अरामाइक यूनानी लिपि में लिखे गए। तो ये दो भाषाओं के अंदर लिखा, दो लिपियों के अंदर लिखा गया। शिलालेख की बात की जाए तो इसे दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख दो वर्गों में विभाजित किया है मुख्य तौर पर, जो जिसने अध्ययन किया उसी ने, ठीक है। 14 विभिन्न लेखों में एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं हमें। इन शिलालेखों में हमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का अध्ययन जो है, बातों का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। निम्नलिखित 8 स्थानों से प्राप्त हुए। कहाँ से? शहबाजगढ़ी से, मानसेरा से जो हम ऊपर देख चुके हैं, कालसी उत्तराखंड के अंदर, सोपारा महाराष्ट्र के अंदर, गिरनार गुजरात के अंदर, एरंगुंडी जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, धौली जो है ये उड़ीसा के अंदर, जौगढ़ उड़ीसा के अंदर है। ये 8 स्थानों से हमें 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्लियर कट आ गई समझ? किसने जो है इनको इशू किया, ये आप जो है वो किसने पढ़ने में सफलता हासिल की, ये सारी चीजें हम। प्रथम शिलालेख क्या बोलता है अब हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इस शिलालेख में जीव हत्या पर निषेध के बारे में लिखा गया है। इस अभिलेख के लिखे जाने समय तक जो है केवल 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, ठीक है, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मिलेगा, हमेशा नहीं मारा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों भी जो है भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। दूसरे लेख में क्या बोला गया है कि इस लेख में उल्लिखित है कि प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य व अन्य सीमांत प्रदेश, यह चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, चेर जिनको बोलते थे हम, ताम्रपर्णी श्रीलंका, यवन राजा एंटियोक और 4 अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेश में प्रियदर्शी ने मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध किया है। भाई साहब ये चारों जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र जिनको चेर बोलते हैं, ताम्रपर्णी श्रीलंका, यवन राजा एंटियोक के बारे में ये बताया गया, ठीक है। आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरा अभिलेख, इसमें क्या बोला? इस अभिलेख में क्या है कि प्रियदर्शी राजा मतलब अशोक जो है ने आज्ञा जारी करी कि मेरे साम्राज्य में सभी जगह जो है प्रादेशिक रजुक और युक्त जो है प्रति 5 वर्ष बाद जो है वो दौरा करेंगे, ताकि प्रजा को धर्म तथा कार्यों की जो है शिक्षा दे सके। माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों, संबंधियों, ब्राह्मणों, लोक श्रमणों के प्रति आदर भाव जो है, उदार भाव रखना, जीवों की हत्या न करना, अल्प व्यय और जो है अल्प संचय अच्छी बात है। इस तरीके के अब जो है इसमें लिखा गया है, कौन से? तीसरे वाले में, ठीक है। तो अब चौथे अभिलेख की मैं बात करूं, चौथा शिलालेख क्या बोलता है? इस शिलालेख में उल्लेखित है कि प्रियदर्शी के धर्म आचरण से भेरी घोष दम घोष में बदल गया, प्रजा में धर्म की शिक्षा, दोबारा जीवित प्राणी की हत्या का त्याग, ब्राह्मणों व श्रमणों का आदर, माता पिता की आज्ञा इतना बढ़ गया कि जितना पहले 100 वर्षों तक नहीं हुआ था, ठीक है। हमारा चौथा भी क्लियर हो गया। अब हमें 5वां देखना है कि इस शिलालेख में क्या था कि प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की 14वां वर्ष भी पूछा जाता है, और धम्म महामात्रों की नियुक्ति कौन से अभिलेख के अंदर की, शिलालेख के अंदर की गई है बताया गया है। तो ये बताया गया 5वें शिलालेख के अंदर, ठीक है। अब जो है छठा जो लेख है उसमें क्या है कि चुस्त प्रशासन हेतु इस लेख में अशोक कहता है कि हर समय चाहे मैं भोजन करता हूँ या अंतपुर में हूँ, सोया हूँ, शयन कक्ष में हूँ, चाहे बाग में रहूँ या सवारी पर, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित करवाएंगे। मतलब कि यहाँ पे सूचना का अधिकार जो है वो मांग रहा है राजा होकर, मतलब मजाक है, पर राजा कह रहा है कि मैं कहीं पे भी रहूं, चाहे मोर से खेलता रहूं, चाहे चिड़िया को दाना डालो, आप आकर करके मुझे जो है वो क्या कर सकते हैं, वो मुझे बता सकते हैं कि कौन से जो है प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, मतलब प्रजा के बारे में मुझे आप बता सकते हैं। प्रतिवेदक उनका जो अधिकारी होता था, ठीक है। अगला जो है 7वां लेख, इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, सभी धर्म संयम एवं चित्त की शुद्धि चाहते हैं। और इसी शिलालेख के अंदर वो क्या कहता है, वो ये बात करता है कि सारे धर्मों के लोग आपस में जो है वो संप्रदाय के लोग मिल करके रहें। सेक्युलरिज्म की बात हो रही है उनके द्वारा 7वें अभिलेख के अंदर, ठीक है।
अब आप नेक्स्ट देखते हैं 8वां शिलालेख। इस शिलालेख के अंदर उल्लिखित है कि अशोक ने अपने राज्य के विशेष के 10वें वर्ष में अर्वेटिक यात्रा की जगह धर्म यात्रा का प्रारंभ जो है वो बोध गया से किया था। तो ये चीज जो है वो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि बौद्ध यात्राओं का संबंध जो है वो धम्म यात्राओं का संबंध कहाँ से। 9वां लेख में क्या कहेगा, अशोक कहता है कि लोग जो है वो विधि मंगलाचार करते हैं लेकिन उनका फल अल्प होता है, जबकि धम्म रूपी मंगलाचार अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें दासों एवं सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणी के प्रति संपूर्ण व्यवहार और ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना आदि शामिल है। ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई साहब, जो मैंने ऊपर बताया वो साधारण भाषा में था। 10वां विलेख क्या बोल रहा है कि इसमें अशोक ने यश एवं कीर्ति की जगह धम्म पालन पर बल दिया है। 11वां लेख में क्या बोला है, इसमें अशोक कहता है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं है, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं और धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं और धम्म जैसी कोई मित्रता भी नहीं है। ये अशोक के वचन है 11वें लेख में। 12वां बोलता है कि धार्मिक सहिष्णुता एवं जो है धर्मसार जो है धम्मसार पर बल देते हुए कहता है कि सभी धर्म का सार संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। ठीक है, और मुझे तो लगता है इन सबको ना एक छपवा के बड़े बड़े जो बैनर होर्डिंग्स जो हम लोग लगाते हैं सब जगह लगाना चाहिए, जिससे जो है लोगों को समझ में आए कि उस समय जो है ऐसी व्यवस्था थी और आज के समय के अंदर किस तरीके की व्यवस्था हम देख रहे हैं। 13वां अभिलेख क्या बोलता है, इसमें उल्लिखित है कि देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्श ने अपने राज्याभिषेक से के 9वें वर्ष जो है कलिंग विजय प्राप्त की, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से दक्षिण की ओर जाने वाले सभी मार्ग यहीं से होकर जाते थे, किंतु यहाँ हुई हिंसा से उनका मन द्रवित तो उठा और उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष जो है वो नीति अपनाई। अशोक ने राज्य में 600 योजन दूर तक जो है अन्य सीमांत प्रदेश में धम्म प्रचार किया। धम्म का प्रचार दक्षिण में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल, पुत्र एवं तानपत्य प्रदेश में यवन, सीरिया के राजा एंटियोक्स, मिस्र के राजा, ये भी पूछे जाते हैं आपसे, मिस्र के राजा तुलामाया, टोलेमी द्वितीय, फिलाडेल्फस और मकदोनिया के राजा अंतेकिन, ये कहीं नहीं मिलते हैं आपको, यहाँ भी लकली आए हैं। साइरिन के राजा मग्स जो है, एपिरस के राजा सुंदर अलेक्जेंडर के यहाँ भी किया था। तो ये उनके 13वें अभिलेख का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी 14वां अभिलेख क्या बोलता है, इसमें उल्लेखित है कि कोई लापरवाही या लिपिकार की भूल से लेखों में कुछ गलतियां की जाती है हो जाती है तो उसके लिए अशोक जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। धौली एवं जोबड़ शिलालेखों पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं, उन्हें पृथक कलिंग लेख कहा गया है। प्रथम पृथक लेख जो है इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप महामात्यों एवं नगर के अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा और अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी आकर कैद या यातना ना दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में प्रति 5वें वर्ष जो है वो महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। द्वितीय पृथक अभिलेख में सब अशोक बोलता है कि जब प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, लघु शिलालेखों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य लघु शिलालेख कौन कौन से थे। लघु शिलालेख के अंदर हम लोगों को व्यक्तिगत जानकारी मिलती है किसकी, अशोक की। निम्नलिखित स्थानों से हमें प्राप्त हुए, कौन से, रूपनाथ, जबलपुर, गुर्जरा, दतिया और सारोमरी, शहडोल जो और पनडुगरिया, सिरोग से प्राप्त होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख जो है वो मास्की से अभिलेख मिला कर्नाटका में। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है और इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इससे अतिरिक्त नेतूर, उडेगोलम और बेल्लारी कर्नाटक, सुन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक और गुर्जर दतिया से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम कहाँ कहाँ मिलता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। कहाँ कहाँ मिलता है, पहला जो है वो कहाँ बोलता है, वो बोलता है नेतूर, उडेगोलम और सन्नाटी और जो है गुर्जर दतिया के अंदर जो हमें अभिलेख मिलता है वहाँ पे ये अपने आप को प्रोनाउंस करता है अशोक। ठीक है, भवरू बैराट अभिलेख राजस्थान, इसमें अशोक स्वयं को मगधधिराज कहा है और धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट करी है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एरेगुडी अभिलेख जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इस अभिलेख में लेखन शैली में अन्य लेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं बूस्ट्रोफेन में लिखा गया है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इस तरीके से यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, भावनाओं में बहना अच्छी बात नहीं है। अब वापिस लौटते हैं। प्राप्त प्रमुख शिलालेखों की वर्षवार जो है स्थिति निम्नानुसार है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भूल गए हैं वो एक बार फिर सुन सकते हैं। शहबाज खरोष्टी लिपि में लिखा, 1836 में लिखा, पेशावर के अंदर मिला। मानसेरा खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा, 1899 के अंदर जो है इसको ढूंढा गया और हजारा पाकिस्तान के अंदर यह है। अगला है गिरिनाथ धम्म लिपि जो है, ये है आपकी धम्म लिपि के बारे में। ये तो नई लिपि की खोज हो गई यहाँ पे। ये ब्राह्मी लिपि और उन सारी लिपियों का ही जो है वो जिनमें उन्होंने प्रचार किया था उनकी बात की गई है। ठीक है, इनके बारे में आपको पर जो है वो बता चुका हूँ कौन कौन सी लिपि थी। ये सारी जो है हमने दो बार इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। अशोक के सारे अभिलेख हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। जो उसके बाद जो है हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रह जाता है, ये ब्राह्मी लिपि जो है, धम्म लिपि माने ब्राह्मी लिपि के बारे में इसने जो है नीचे बात करी, जो हमने नीचे डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग जो है फिर वापिस आते हैं कि अशोक ने ही अभिलेख जारी किए या फिर किसी और ने भी। तो और भी भारतीय नरेशों ने जो है वो अभिलेख जारी किए थे। महास्थान का जो अभिलेख है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जारी किया था। गिरनार का अभिलेख रुद्रदमन ने जारी किया था। प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त ने जारी की थी। उदयगिरी अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त ने जारी किया था। एरण स्तंभ लेख जो है वो भानुगुप्त ने जारी किया था। ग्वालियर प्रशस्ति जो है राजा भोज ने जारी करी है। और हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल के द्वारा जो है वो जारी किया गया था। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री के द्वारा जारी किया। देवपाड़ा का अभिलेख विजय सेन के द्वारा। और ऐहोल का शिलालेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। तो ये हो गए पूरे के पूरे अभिलेख जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ जो है मैं आपको ज़्यादा जो है बल्कि नहीं बनाऊंगा इस चीज़ को। ऑलरेडी बल्कि हो चुका है ये अभिलेख का 27 मिनट के लगभग हो गई है। उम्मीद है आपको ये पीजीटी के अंदर और एचपी सेट के अंदर और जो है आपके करियर में कहीं ना कहीं जो है ये काम आएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।